साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो इतिहास का पूर्वावलोकन है, उस इतिहास के पूर्वावलोकन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इसका जो मौर्य साम्राज्य वाला संबंधित सेक्शन है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि आपके जो भी चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, उसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। आगे चलते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ऊपर वाला प्रश्न में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो इन चारों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? वो मौर्य राजवंश सबसे पुराना है इन चारों में से। ठीक है, देखिए, उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय जो है 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश आता है, फिर गुप्त राजवंश आता है और फिर वर्धन राजवंश आता है। आगे चलते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा है? तो यह विशाखदत्त के ग्रंथ में। देखिए, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। आगे चलते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। ठीक है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में जबकि जस्टिन ने जो है वो सेंड्रोकोटस के रूप में और सिकंदर महान मतलब जस्टिन ने सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। अगला है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? तो जस्टिन ने किया था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से विख्यात हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में राजशासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो इनके अन्य नाम जो है विष्णु गुप्त भी है। क्या नाम है? विष्णु गुप्त तथा कौटिल्य मिलता है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो देखिए, इन विकल्पों में से आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचयन। तो देखिए, इसमें ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन क्यों है? देखिए, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है जो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो इन सभी के बारे में मिलता है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसलिए ई ऑप्शन है। आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या है? ये जो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? देखिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग जो है मित्र है। क्या है? मित्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो ये जो है बिंदुसार के सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस नामक अपना एक राजदूत जो है वो बिंदुसार की राजसभा में भेजा था और यह जो है मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर
मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत समंत पाशादिका में मिलता है। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक जो है अवंती अर्थात उज्जैनी का उपराजा अर्थात वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद जो है भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ था। देखिए, बिहार में पटना या पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से प्राप्त या खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय का है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। और ये जो पटना नाम दिया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ पे? पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यहाँ देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को। देखिए, राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अंदर सौराष्ट्र के शासक अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। आगे चलते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर था, तो ये पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है, सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेलुकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष परास्त किया था? 305 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। दिया गया मानचित्र संबंधित है किससे? तो ये जो है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। ठीक है, देखिए, उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के अभिलेख, शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़ करके असम, देखिए इधर असम साइड को छोड़ा गया है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़ करके संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखिए, इसमें अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग सम्मिलित था, परंतु श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था।
अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सलीपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय, दूसरे और 13वें दोनों अभिलेखों में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय मुख्य शिलालेख में ठीक है, चोल, पांड्य, सालिपुत्र और केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों एवं पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय एवं औषधि विभागों का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवान प्रियम की उपाधि। ठीक है, अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है? अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है, तो ये आपका मिलता है दीपवंश और महावंश में। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगल पुत्रतिश नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन से थे इसमें? देखिए, इसमें अशोक और दशरथ ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानपियम की उपाधि धारण करता था। रज्जुक क्या थे? रज्जुक जो है मौर्य शासन में अधिकारी थे। क्या थे? ये अधिकारी थे। बी ऑप्शन। देखिए, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? देखिए, युक्त प्रादेशिक राजुक हैं परंतु अग्रहारिक नहीं है। देखिए, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये 3 कौन से हैं? युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक, ये केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया। प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था, तो इसमें अग्रहारिक नहीं है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ जो है चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? यह है आपका सांची का स्तूप। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था, अमरावती का। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। आगे चलते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में
विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय स्तूपों का दूसरा नाम इस चेतीय गिरि भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम या काकनाड़ महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में शारिपुत्र तथा मौदग लायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। यह शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 सूचियां दी गई। इन्हें स्थान और स्मारक तथा या भग्नावशेष इसे हमें सुमिलित करना है। देखिए कौशाम्बी का जो है यह है घोषिताराम मठ, 2 से मिलाइए। कुशीनगर जो है रानाभार स्तूप, 3 से मिला दीजिए। सारनाथ धमेक स्तूप, 1 से। श्रावस्ती जो है सहेत महेत, 4 से मिला दीजिए। तो आपका क्या होगा 2 3 1 4 सी ऑप्शन। फिर से जरा देख लीजिए। कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर रानाभार स्तूप है, सारनाथ धमेक स्तूप है, श्रावस्ती जो है शहेत महेत। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो देखिए इन 6 में से आप देखें इनका जो मार्ग था, ये सबसे पहले लुम्बिनी जाते हैं, लुम्बिनी, फिर आपका कपिलवस्तु। यहाँ पे देखिए कपिलवस्तु है ना, यहाँ पर सीधे सीधे देख लेते हैं जो 6 हैं। सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। इसको याद कर लीजिएगा। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, इसी क्रम में ये जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान जो हैं शिलालेखों के सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी तथा सोपारा हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है ब्राह्मी ना होकर के खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो सहबाजगढ़ी का जो है, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा 2 हैं। यहाँ पे सहबाजगढ़ी दिया गया तो सहबाजगढ़ी हो जाएगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है। और प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप ने, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के अभिलेखों को या शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ये खरोष्टी लिपि में थे, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा में। ठीक है। वह स्थान जहाँ से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरवा, शाहगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती, दाईं ओर से बाईं, इस तरह से। तो यह खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि, इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंगम आदि विद्वानों को जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो इनका प्रियदर्शी के नाम से, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानम पिय,
देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवान प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक का किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो देखिए, इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है, ये अखंड है, सही है। स्तंभों का सेट सुंडाकार है, ये भी सही है। स्थापित संरचना के भाग हैं, नहीं, ये स्थापित संरचना के भाग नहीं बल्कि पृथक रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार या मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? तो यह कगनहल्ली कर्नाटक के कुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्रण किया गया है, जिसके नीचे राणियो अशोक, राजा अशोक लिखा है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? तो ये मास्की के अभिलेख में किया गया है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उड़गोलम नाम याद रखिएगा चारों। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख में। ठीक है, देखिए, मास्की है, गुर्जरा है, नेतुर है, उड़ेगोलम। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़ेगोलम। आगे चलते हैं। अशोक का रुमेनदेई स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ, रुम्बनी लघु स्तंभ लेख कहते हैं, स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा बोराई 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा जो है आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है कौन सा है? भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू या बैराट स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। भाब्रू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? कालसी जो है अशोक के शिलालेखों के कारण यह प्रसिद्ध है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो कालसी में मिली है, देहरादून के पास। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो ये 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये है आपका 12वां शिलालेख। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये कहा था अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में ऐसा कहा। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनसे संबंधित कौन से हैं? तो ये आपका दूसरा और 13वां शिलालेख है, जिसमें चोल पांड्य सलीपुत्र का केरल पुत्र सहित ताम्रपाणी की सूचना मिलती है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, सलीपुत्र, पांड्य का है परंतु सातवाहन का नहीं है। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये जो है मिस्र का शासक था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस द्वितीय, थियोस ये सीरिया का शासक था। दूसरा तुर्मय या तुर्माय टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। अंतकनी एंटीगोनस गोनाताश मेसोडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग अर्थात साइरिन का शासक तथा अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था ये। ठीक है, तो यहाँ पे टॉलमी फिलाडेल्फस जो है मिस्र का राजा था। आगे चलते हैं। अगला है आपका
अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय जो है यह मिस्र का राजा था। निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र से राजकीय संबंध थे? तो मौर्यों के। अशोक का धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका मूल संदेश देखिए, अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपा शिनवे शिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता सभी निहित है। ठीक है, तो देखिए सत्य एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता सब है, तो इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये है आपका इसका वर्णन स्तंभ अभिलेख 5 में ऐसा कहा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये है आपका सोहगौरा ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगोरा जिले जो कि बांग्लादेश में है, इससे प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई है और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से भी होती है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। यह सही है, कारण क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कथन कांड दोनों सही और स्पष्टीकरण भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला है कथन कांड का ही प्रश्न है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। धार्मिक आधार पर नहीं दिया था, ये सही है, कारण भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। ये कथन आपका गलत है, तो यहाँ पर ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन। धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमिदान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकुशिया के छत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। देखिए मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? कुल 7 श्रेणियों में। निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? ऐसा जो है मेगास्थनीज की इंडिका में है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है किसमें? मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या छुपाने तथा चोरी के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये आपका इंडिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो यह है मेगास्थनीज की इंडिका। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कार्य कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है?
तो देखिए जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है ये मौर्य काल से जारी है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका? तो उन्होंने देखिए संस्कृत कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदुकुश साम्राज्य का, इसका विकास किया हुआ था। तो ACD हो जाएगा। ठीक है। देखिए मौर्य सम्राटों ने संस्कृत कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सौपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंतीरट, कलिंग, दक्षिणापथ एवं प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों को है। भाग एवं बलि क्या थे? भाग एवं बलि जो है ये राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूल करने का कार्य करता था। जबकि अग्रोनोमाई या एग्रोनोमाई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। तथा अक्राध्यक्ष ये खानों का नियंत्रण करता था, जो माइन होते थे उनका नियंत्रण करता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? यह जो है आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। ठीक है। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ये था समाहर्ता। समाहर्ता के द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता था। अंतपाल जो है ये सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तौल माप का प्रभारी पौतवाध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष। जबकि पणाध्यक्ष जो था वाणिज्य विभाग का, तथा सूनाध्यक्ष जो है ये बूचड़ खाने के प्रभारी थे। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? एग्रोनोमाई जो है ये मार्ग निर्माण से संबंधित थे। निर्माण से। देखिए मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। तो आयोग ने भी इसका उत्तर जो है मार्ग निर्माण ही माना है, सी ही माना है। तो आप भी यही मानिए। पंकोद पंकोद कसन्नी रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। कौन सा जुर्माना था? सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। वैशाली प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला जो है ये मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन से थे? तो इसमें देखिए आपका धर्मस्थीय और कंटक शोधन। यहाँ पे डी ऑप्शन 2 एंड 4। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे: धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो थे दीवानी थे, कंटक शोधन जो है फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। आगे चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का व्यवसाय था। मागध एवं शूत वर्गों का। आगे बढ़ते हैं। गांवों के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो मौर्यों ने किया था। किसने? मौर्यों ने। देखिए गांवों के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों या चोलों ने किया था। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, मौर्यों ने नहीं बल्कि बी ऑप्शन होगा, द्रविड़ों ने।
चोलों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? अर्थशास्त्र में दी गई थी। किसमें दी गई थी? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी की व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने पर जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में जो है पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिसका पति मर गया हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती, उसको अनुमति नहीं थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? इन्हें व्रात्य क्षत्रियों का सामाजिक स्तर दिया गया था, बी ऑप्शन। निम्नलिखित व्यक्ति जो है भारत में किसी न किसी समय आए, तो उनके आगमन का सही कालक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले इसमें जो है कौन से आते हैं? मेगस्थनीज आते हैं, 3, फिर फाहियान आते हैं, फिर हेनसांग आते हैं, हर्षवर्धन के समय में फाहियान आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त के समय में आते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में इत्सिंग आते हैं। तो 2, 3, 1, 4, 2। यूनानी शासक सेलुकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा था। भारत पर इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा करते हैं। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आते हैं। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आते हैं, चीनी यात्री थे। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, नाम क्या है? चंद्रगुप्त का नाम जो है सेंड्रोकोटस मिलता है, बिंदुसार का अमित्रघात मिलता है, अशोक का प्रियदर्शी मिलता है, चाणक्य का विष्णुगुप्त मिलता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंडव ने की और उसके राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। आंध्र ने कंडो राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए, कंडो शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुक द्वारा मार डाला गया था। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? ईसवी सन के पूर्व, तो ईसवी सन के पूर्व में आपका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ही आएंगे। ठीक है, देखिए, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसमें नहरें निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी, चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था। अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यदि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद है। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार किया गया था। तो इस झील से आपका अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन सभी का नाम जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। जल की व्यवस्था आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का अभिलेख में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है इस महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ अर्थात गिरनार से शक संवत 72 का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी जो है 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टॉड ने इस लेख का पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, बराबर
पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं जो संप्रदाय है उसको समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के, ये कथन आपका गलत है, डी वाला गलत है। देखिए, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने के विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काट कर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। ठीक है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये परखम से। देखिए, मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग था। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, कौन सा? लोथल, ये एंशियंट डॉकयार्ड था, सही है। सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। राजगिरी, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, नहीं, ये वाला सही नहीं है। देखिए, राजगीर जो है वो लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इसका क्या होगा? यहाँ पे राजगीर नहीं, सारनाथ होना चाहिए। तो 3 वाला सही नहीं। नालंदा, ग्रेन सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो 1 2 4 सही है। 1 2 4 सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने मौर्य काल संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोगों ने पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।